साइंस ऑफ द वीक में हम फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस हफ्ते के सबसे अहम साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला अपडेट है वो है मून के बारे में, इनफैक्ट मून की एज के बारे में। मैं आपको यहां यह बता दूं कि असल में मून 4.425 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। अब बनी कैसे थी? उस वक्त जो हमारी जमीन थी ये उस वक्त नई बनी थी, मतलब यंग अर्थ इसको कहा जाता है। जी हाँ, यंग अर्थ इसको कहा जाता है क्योंकि उस वक्त ये ताजा बनी थी, नई बनी थी। इसका और एक प्रोटो प्लेनेट था, उसको हम बोलते हैं प्रोटो प्लेनेट। प्रोटो प्लेनेट इसका नाम भी है THEIA, थिया। इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ था, कोलिजन हुआ था। इसके और इसके बीच में कोलिजन हुआ था। अब आपको पता ही है, जब भी दो गाड़ियों के बीच में कोलिजन होता है कोई ना कोई कबाड़ा नीचे गिर ही जाता है। इसी तरह से जब इन दो चीजों का कोलिजन हुआ था उस वक्त वहां से कुछ मटेरियल निकला था और उसी मटेरियल से मून बनी थी। जी हाँ, तो मतलब इन दोनों के कोलिजन से मून बनी थी। बहुत पहले से साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे थे कि मून की सही एज के बारे में पता चल जाए। फिर साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके अपनाए थे, चाहे वो मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, वो हो, ये हो। लेकिन अब हाल ही में एक कंप्यूटर मॉडलिंग की गई। उस कंप्यूटर मॉडलिंग से मून की एज के बारे में पता चल गया। अब क्या पता चला? पता ये चला कि मून की जितनी एज आज तक हम मानते थे वो असल में मून की एज थी ही नहीं। मून उससे 85 बिलियन ईयर्स छोटी है। मतलब आज तक जो हम एज मानते थे मून की इतनी एज थी ही नहीं। मून तो बेचारी बहुत मासूम है, बहुत छोटी थी। कितनी छोटी? 85 बिलियन ईयर्स, उससे ज्यादा छोटी। तो जो एज हम मानते थे वो एज थी ही नहीं। बेचारी मून तो बहुत छोटी है, हमने इसको बूढ़ा बना दिया था। हमारा जो आज का दूसरा अपडेट है वो है एक फोटो के बारे में। असल में हुआ यूं कि कनाडा की एक औरत है, उसका नाम है डोना लैच। वो एक फार्मर है, फोटोग्राफी भी जानती है और एक साइंस प्रोजेक्ट के साथ काम भी करती है। ट्यूसडे की शाम को उसने ऊपर से एक फोटो ली थी, लेकिन वो फोटो दुनिया की सबसे वायरल फोटो बन गई क्योंकि आज तक ऐसी फोटो कभी नहीं देखी गई थी। इस फोटो में था क्या? जब इस औरत ने वो फोटो उठाई तो खुशकिस्मती से उस फोटो में 3 चीजें आ गई। एक है ये मीटियोर, दूसरा है एक कॉमेट जिसका नाम है न्यूवाइस, और तीसरा है अरोरा। ये तीनों चीजें एक साथ उस फोटो में आ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए इसकी फोटो इतनी वायरल हो गई। अब मीटियोर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, ये जो न्यूवाइस है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कॉमेट है, उसका नाम है न्यूवाइस। वो अगस्त के मिड तक दुनिया में दिखाई देगा, उसके बाद 7000 सालों के बाद दिखाई देगा। इंडिया में ये कॉमेट 14 जुलाई के बाद दिखाई देगा, 20 दिनों के लिए। अब इसके बारे में कहा जाता है, इस न्यूवाइस के बारे में, कि ये जमीन के सबसे नजदीक 23 जुलाई को होगा। 23 जुलाई को ये जमीन के सबसे नजदीक होगा। अब कितना नजदीक होगा? जमीन और इसके बीच में सिर्फ 64 मिलियन माइल्स का फर्क होगा। 64 मिलियन माइल्स का फर्क होगा, इतने नजदीक आएगा। उसके बाद आता है ये अरोरा। अरोरा एक कलरिंग इफेक्ट होता है। ये बनता कैसे है कि जब सन से चार्जड पार्टिकल्स आते हैं वो एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी से ये अरोरा बनता है। आप अपनी स्क्रीन पर भी वो पिक देख सकते हैं, उसमें 3 चीजें आपको दिखेंगी, एक कॉमेट, एक मीटियोर और एक कलरिंग इफेक्ट है। वो जो कलर वहां बन रहा है उसको बोलते हैं अरोरा। वो कैसे बनता है? जब सन से चार्जड पार्टिकल्स आते हैं वो एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये तीनों चीजें इस डोना लैच के
फोटो में आई थी, इसीलिए इतनी वायरल हो गई। खुशकिस्मती इसकी। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है एक फिश के बारे में। कुछ दिन पहले साइंटिस्ट्स ने एक अल्ट्रा ब्लैक फिश को डिस्कवर किया। जी हाँ, अल्ट्रा ब्लैक फिश। इसको अल्ट्रा ब्लैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो फिशेस होती है जो ऑलमोस्ट 99.5, जी हाँ 99.5% लाइट को एब्जॉर्ब करती है। मतलब जब इन पर लाइट पड़ती है 99.5% लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ 0.5% लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए ये ब्लैक दिखती है, इसलिए इनको अल्ट्रा ब्लैक कहा जाता है। अगर कितनी भी लाइट इन पर डाली जाए ये बहुत ज्यादा ब्लैक दिखती है। क्यों? क्योंकि 99.5% लाइट एब्जॉर्ब होती है। अब क्या ये सिर्फ एक मछली है? नहीं, इसमें ऑलमोस्ट 16 स्पीशीज आती है। मतलब 16 स्पीशीज मछलियों की ऐसी है जो अल्ट्रा ब्लैक है। उनमें से एक का नाम है फैंग टूथ, दूसरे का नाम है पैसिफिक ब्लैक ड्रैगन, एक और है उसका नाम है एंगलर फिश, इसी तरह से ब्लैक स्वेलोवर। बहुत सारे फिशेस हैं, 16 स्पीशीज है फिशेस की जो 99.5% लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अब ये रहती कहां है? जहां ये समुद्र के उस एरिया में रहती है जहां बहुत ज्यादा डार्क है। वहां डार्क क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करती ही नहीं। जनरली क्या होता है, जो समुद्र का नीचे वाला हिस्सा होता है वहां सन की लाइट ज्यादा नहीं पड़ पाती है। फिर वहां का लाइट सोर्स क्या होता है? उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब जब उस समुद्र के जो जानवर होते हैं उन पर जब लाइट पड़ती है, वही जानवर फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी लाइट से समुद्र का नीचे वाला हिस्सा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये समुद्र का नीचे वाला हिस्सा है, ये यहां है समुद्र के जानवर, इन पर जब लाइट पड़ती है ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर वही लाइट समुद्र के नीचे जाती है, उसी से यहां दिखाई देता है। लेकिन जहां पर ये फिशेस होंगे वहां क्या होगा? वहां डार्क ही होता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है, सिर्फ 0.5% को। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मछलियों की स्टडी करने के बाद क्या ऐसा सूट कोई तैयार होगा इंसानों के लिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? वैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, वो इंसान जो दिखाई नहीं देता था। अब देखना यही है कि क्या ऐसा सूट तैयार होगा या नहीं। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है चाइना के मार्स मिशन के बारे में। चाइना इसी साल जुलाई के एंडिंग में या अगस्त के पहले वीक में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। अब इस मिशन में होगा क्या? इसमें मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि वहां क्या क्या मिनरल्स है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां क्या क्या होता है, कैसी जमीन है वहां, ये सब चीजें वहां से कलेक्ट की जाएगी। इसके लिए चाइना ने अपने रॉकेट को लॉन्चिंग साइट पर फिट कर दिया है जहां से उसको लॉन्च किया जाएगा। और जो रोवर मार्स पर लैंड करेगा उसका नाम है शाइवन 1। जी हाँ, ये इसका नाम है। यही मार्स पर लैंड करेगा और यही वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा कि मार्स पे सरफेस कैसी है, वहां की मिट्टी क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, वगैरह वगैरह। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या ये मिशन कामयाब होता है या नहीं। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है एक बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं, कहां कहां होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कुछ दिन पहले साइंटिस्ट्स ने एक ऐसे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो मेटल्स को खा जाता है। जी हाँ, मैंगनीज एलिमेंट को खाने वाला एक बैक्टीरिया हाल ही में डिस्कवर हुआ है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये मैंगनीज एलिमेंट को खा के एनर्जी हासिल करता है, जैसे हम खाना खाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया मेटल्स को खा जाता है और अपनी एनर्जी हासिल करता है। ये बैक्टीरिया भी अजीब चीज है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है और क्या क्या खाता है। लेकिन हाँ,
साइंटिस्ट्स का दावा है कि इस बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है, किस लिए? ग्राउंड वाटर में पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए। अब वो होगा कैसे, किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है सन के बारे में। यूं तो आप रोज सन को देखते हैं, लेकिन बहुत दूर से देखते हैं। कुछ दिन पहले नासा ने ऐसी पिक्चर्स शेयर की है जिनमें आप सन को बहुत नजदीक से देख सकते हैं, और आज तक कभी ऐसी पिक्चर्स सन की नहीं ली गई है। ये सबसे नजदीक वाली पिक्चर्स सन की ली गई है। ये पिक्स नासा के सोलर ऑर्बिटर ने ली है। ये पिक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और अच्छे से देखिए कि सन दिखता कैसे है ऊपर से। साइंटिस्ट का दावा है कि इन पिक्चर्स से सन को अच्छे से पढ़ने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आज से पहले ऐसी पिक्चर्स कभी नहीं ली गई थी सन की। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है एक स्टडी के बारे में, और वो स्टडी है पॉपुलेशन फोरकास्ट के बारे में। इस स्टडी में यह दावा किया गया कि 2064 में दुनिया की पॉपुलेशन 9.7 बिलियन होगी, और इस सेंचुरी के लास्ट में यही पॉपुलेशन 8.8 बिलियन हो जाएगी, मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, और इसके बारे में स्टडी में यह कहा गया कि यह दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि कार्बन इमिशन कम हो जाएगा, और इस वक्त जो फूड सिस्टम पर बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। अब इस स्टडी में और जो बातें कही गई है वो ये है कि 3 कंट्रीज, जापान, इटली और स्पेन, ऐसे 3 कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन इस सेंचुरी के एंड में हाफ हो जाएगी। मतलब अगर इनकी पॉपुलेशन आज 10 है तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी इनकी पॉपुलेशन 5 होगी। इतना ही नहीं, नाइजीरिया के बारे में कहा गया कि नाइजीरिया, सिर्फ नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हां, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक और बात कही गई है इसमें, वो है जवानों और बुजुर्गों के बारे में, कि इस सेंचुरी के एंड में ज्यादा कौन होंगे, जवान होंगे कि बुजुर्ग होंगे। तो देखिए, स्टडी में यह कहा गया कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी वो लोग जिनकी एज अंडर 20 आती है वो सिर्फ 1.7 बिलियन होंगे, और जिन लोगों की एज अंडर 65 आती है वो 2.4 बिलियन हो जाएगी। मतलब बूढ़े लोग ज्यादा होंगे। इसको लेकर स्टडी में यह कहा गया कि यह भी अच्छी बात है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट पर इस वक्त जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद बात की गई है फर्टिलिटी रेट पर। 2017 की अगर हम फर्टिलिटी रेट देखेंगे वो थी 4.6 बर्थ्स पर वुमेन, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेंचुरी यही फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.7 रह जाएगी। जी हां। चाइना के बारे में कहा गया कि चाइना में इस वक्त जो वर्किंग क्लास है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन है 950 मिलियन, और एट द एंड ऑफ द सेंचुरी वो रह जाएंगे 360 मिलियन। इंडिया में आज उनकी पॉपुलेशन है 762 मिलियन, वो रह जाएगी 580 मिलियन। लेकिन नाइजीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज उनकी पॉपुलेशन 86 मिलियन है, तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी 460 मिलियन हो जाएगी। तो ये है स्टडी, ये है पॉपुलेशन फोरकास्ट। अब एक्चुअल में होगा क्या, क्या नहीं होगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है सिंगापुर से। सिंगापुर के साइंटिस्ट्स ने एक आर्टिफिशियल स्किन तैयार किया है, एक ऐसा स्किन जिसको अगर आप टच करेंगे तो उसको टच फील होता है। जिस तरह से हमारी स्किन को टच फील होता है, उसी तरह से उस स्किन को भी टच फील होता है। मतलब वो भी मान लीजिए हमारी स्किन की ही तरह है। अब अगर वही स्किन रॉबोट्स में डाला गया तो फिर रॉबोट्स और इंसानों में तो फर्क ही नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि ये स्किन कितना कामयाब होता है और कितना नाकाम होता है। हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है यूएस गेमर्स के बारे में। वैसे गेमर्स कौन नहीं खेलता, सारे लोग गेम्स खेलते हैं, लेकिन अमेरिका के गेमर्स ने अब हद ही पार कर दी। सिर्फ जून के महीने में गेमिंग पर 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। ये पैसे उन्होंने किस पर खर्च किए?
गेमिंग हार्डवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर या गेमिंग कार्ड्स पर खर्च किए हैं। अब इतना ज्यादा गेमिंग पर खर्च करना, आप खुद सोच सकते हैं, ये गेमिंग का एक जुनून है और कुछ नहीं। वैसे गेमिंग है ही टाइम पास, बट अगर आप खेलते हैं तो ज्यादा मत खेलिए। तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।